दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के एक पार्ट के ऑब्जेक्टिव। हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कर है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो देखिए ध्यान से, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यही हमारा जो हाइड्रोजन गैस है, धातु जो है ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ मिल करके, और यह जो हाइड्रोजन है यही हमारा क्या होगा, गैस मुक्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो हवा की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग पेट्रोल को देखेंगे तो पेट्रोल जो है हवा की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा प्लस में प्रकाश दोनों उत्सर्जित करता है, दोनों उत्सर्जित करता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करे कि जल का उबलना, जल के उबलने से न तो ऊष्मा तो उत्पन्न होगा लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। तो यह मेरा सही नहीं है। सी नंबर देखिए, मोम का पिघलना, मोम के पिघलने से न तो ऊष्मा उत्सर्जित होगा न ही प्रकाश उत्सर्जित होगा। जबकि डी नंबर देखिए, लोहा को गर्म होना, लोहा के गर्म होने से भी केवल ऊष्मा प्राप्त होगा और जबकि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पेट्रोल का जलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है। किसकी निम्न ताप की आवश्यकता होती है, वह ताप कहलाती है। तो वह ताप जो है प्रज्वलन ताप कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रज्वलन ताप। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ज्वलन ताप भी है, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ज्वलन ताप होगा। क्या होगा, ज्वलन ताप होगा। तो देखिए ध्यान से, ज्वलन ताप प्रज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई भी वस्तु क्या होती है, जलना प्रारंभ होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन का हटना जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। अगर आप लोगों को उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकरण, अवकरण नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऊर्जा अगर अवशोषित होगी तो उसमें उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर ऊर्जा के जगह पर कभी कभी ऊष्मा भी दे देता है। क्या, ऊष्मा। तो यदि हमें वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। यही कह देता है कि ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय। और यहीं जो है पेंदी में जाकर बैठ जाता है। अवक्षेपण क्या होता है, पेंदी में जाकर बैठ जाता है, तो वह जो होता है अविलेय होता है। कैसा, अविलेय। विलेय का मतलब, विलेय कहने का मतलब कि जल में घुलनशील हो, अविलेय कहने का मतलब कि जल में घुलनशील नहीं हो। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है, तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लोहा है, ये क्या है, लोहा है। यह जो है अपने आसपास के आर्द्रता के संपर्क में आकर के संक्षारित हो गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षारण। यदि आप कभी कभी जंग का सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन।
अब देखिए ध्यान से 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थात लोहे के ऊपर जिंक के परत को चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण। देखिए ध्यान से यह मेरा लोहा है और इस पर जो है जिंक की कोटिंग किया हुआ है, इस पर क्या किया हुआ है, जिंक की कोटिंग किया हुआ है, अर्थात जिंक से पेंटा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस क्रिया को क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कहला कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये मेरा सोडियम है, यह क्या है, सोडियम है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, जबकि मान लीजिए कि यह मेरा क्या है, क्लोरीन है। यह क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। अब देखिए जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर लेगा और NaCl बनाएगा। NaCl यह जो है प्लस वाला इसको दे देगा, माइनस वाला इसको, और दोनों जो है NaCl बनाएगा। और इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन। या उपचयन ना देके क्या दे देगा, ऊष्माक्षेपी। कैसा, ऊष्माक्षेपी। तो देखिए ध्यान से, श्वसन जो है दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा, या तो आप उपचयन कह सकते हैं या फिर ऊष्माक्षेपी कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, कहीं कहीं यह जो है ऊष्माक्षेपी ही दे देता है ऑप्शन में। तो हम लोगों को यह बात हमेशा याद रखना है कि श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया रहेगा तो उपचयन मारेंगे, अगर नहीं रहेगा, अगर ऊष्माक्षेपी रहेगा तो ऊष्माक्षेपी। ज्यादातर यही वाला ऊष्माक्षेपी ही ऑप्शन में दिया रहता है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो निम्नलिखित में देखिए ध्यान से, Na2CO3 इसके साथ कितना जल का अणु रहता है। तो इसके साथ 10 गुण रहता है। देखिए ध्यान से, इसके साथ कितना जल का अणु रहता है, 10 अणु विद्यमान रहता है। तो यह जो है सूत्र है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, Na2CO3 इंटू 10H2, अर्थात Na2CO3 के साथ कितना, 10 कितना जल का अणु विद्यमान रहता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति होती है। तो वायुरोधी कहने का मतलब नाम से ही पता चलता है कि वायुरोधी, उसमें वायु जीवन नहीं करेगा तो उपचयन की प्रक्रिया कैसा हो जाएगा, धीमी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धीमी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो देखिए ध्यान से, जस्ता तो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ अभिक्रिया करके यही हाइड्रोजन गैस का करेगा, मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस का करेगा, मुक्त कर देगा, और Zn जो है Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कितना, 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट को क्या होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए ध्यान से, लेड नाइट्रेट को गर्म जब हम लोग करेंगे तो हमारा NO2 प्लस में ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा कि हमें ऑक्सीजन या फिर N2 नाइट्रोजन देगा, तो हमें नाइट्रोजन वाला नहीं टिक करना है, हमें ऑक्सीजन वाला टिक करना है, अर्थात NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन अभिक्रिया है। कौन क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन कहने का मतलब कि विघटन अर्थात टूटना। तो देखिए ध्यान से, इसमें इस अभिक्रिया में क्या टूट रहा है, नहीं, इस अभिक्रिया में जो है विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। इस अभिक्रिया में यह तो कोई पता नहीं चल रहा है। इसमें देखिए ये जो है यह एक ही में है और यह जो है विघटित हो रहा है। यह क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अपघटन अभिक्रिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर KClO2 जो है KCl और प्लस में ऑक्सीजन में विघटित हो रहा है, अपघटित हो रहा है या टूट रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित समीकरण में H2 प्लस Cl2 मिल के HCl बना रहा है। तो यह क्या कर रहा है, यह आपस में जो है, यह जो है आपस में संयोजित करके एक बड़े इलेक्ट्रॉनों, बड़े मतलब यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसमें क्या होगा,
ऑप्शन मेरा संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर को निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि विस्थापित कर रहा है। तो देख लीजिए ध्यान से, यह जो है CaCO3 जो है यह तो अपघटन टाइप पे काम कर रहा है। यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी अपघटन टाइप पे तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है यह विस्थापित नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन जो है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं विस्थापित कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लोहा जो है यहाँ से SO4 के साथ जुड़ जा रहा है और कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया? कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब कि यह भी विस्थापित कर रहा है उसके को और वो भी विस्थापित कर रहा है इसको। तो देखिए ध्यान से, जब हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, जब हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो देखिए ध्यान से AgNO3 में देखिए ध्यान से, यह यहाँ से Na को विस्थापित करके Cl के साथ ये AgCl बना रहा है, जबकि NaNO3 जो है, Na जो है सोडियम जो है यह भी NO3 के साथ जुड़ करके कौची बना रहा है? NaNO3। जबकि और सभी अभिक्रिया में द्विविस्थापन, देखिए ध्यान से, इसमें भी द्विविस्थापन नहीं दिख रहा है, इसमें भी द्विविस्थापन नहीं, इसमें भी द्विविस्थापन नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना? सी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या प्राप्त होगा? यह देखिए ध्यान से, यह जो है VVI है। यह क्या है? VVI, अर्थात यह जो है बहुतों बार पूछ चुका है और इसका कभी कभी समीकरण लिखने के लिए भी पूछता है, तो हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, लौह चूर्ण को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हमारा हाइड्रोजन प्लस में क्या? आयरन क्लोराइड बनेगा। देखिए कभी कभी इसका समीकरण लिखने के लिए भी पूछ देता है। तो देख लीजिए ध्यान से, Fe जो है अर्थात लोहा जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? FeCl2। क्या? FeCl2 अर्थात आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो देखिए ध्यान से, समीकरण को संतुलित कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो देखिए ध्यान से, कभी कभी ये समीकरण भी डायरेक्ट पूछ देता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है। कभी कभी क्या, या अभी तक लगभग इसको 5 से 10 बार पूछ चुका है डायरेक्ट इस समीकरण को, डायरेक्ट इस समीकरण को। तो आप लोग इस समीकरण को भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया करने का मतलब उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ अभिक्रिया हो। रेडॉक्स अभिक्रिया करने का मतलब उसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए ध्यान से, CaO के साथ यह ऑक्सीजन को विस्थापित कर दे रहा है और देखिए ध्यान से यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जो है ग्रहण कर रहा है। तो इसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो थैंक्स दोस्तों देखने के लिए सभी वीडियो को, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में हम।